हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए जीके के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जहां से आपके बिहार डीएलएड में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की हम लोग अपने पहले नंबर प्रश्न में। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें से जुड़ जाए। आगे डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे एवं लगातार आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों, यदि बात करें कि इसका सर्वप्रथम गायन कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इसका गायन किया गया। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि इसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी उसके सही रचयिता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो हमारे क्रिकेट खेल से है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो उसकी संख्या 11 होती है दोस्तों। क्रिकेट में प्लेयर्स 11 होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रतुंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतुंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। रतुंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें विटामिन ए का सर्व उपयुक्त स्रोत कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गाजर। सर्वाधिक गाजर में ही विटामिन हमारे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो विटामिन ए मिलता है वो गाजर में मिलता है, और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतुंधी बीमारी होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा में। प्रश्न संख्या चौथा है आपका, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में इन्होंने ही किया था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जीके में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों सरदार भगत सिंह ने, और इसको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था दोस्तों। अकेले सिर्फ भगत सिंह को ही नहीं दिया गया था, इसके साथ साथ इसके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले अर्थात जिसके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, तो ऐसे एकमात्र ही राष्ट्रपति हुए अब तक जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाया या नहीं हुआ, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसके विरोध में कोई राष्ट्रपति और विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपका, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में, क्योंकि दोनों ही खट्टे फल हैं। नींबू और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यदि बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्वी विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। उसके बाद अगला नंबर पर है दोस्तों आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी
भारत के राष्ट्रीय गान तो लिखे ही है, इसके अलावा उसने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। क्या है वो? तो अमर सोनार बंगाल। दोस्तों अमर सोनार बंगाल का रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। ये कब किया था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था, तभी हमारे टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी अमर सोनार बंगाल का रचना किया था, जो आगे चलकर बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे हम लोग। दोस्तों यदि बात करें महात्मा गांधी के जन्म का, तो इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यदि इसकी मृत्यु की बात करें तो उसका मृत्यु हो गया था कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी हमारे देश के लिए बहुत अधिक समय तक लड़े और अंततः उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने देश लौटाया। इन्होंने अपना सभी काम न्यायपूर्वक और अहिंसा के माध्यम से किया। दोस्तों महात्मा गांधी का ही नारा था भारत छोड़ो। इन्होंने अपने 3 बड़े बड़े आंदोलनों द्वारा अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, जिसको नमक कानून को तोड़ने वाला आंदोलन भी कहा जाता है, 1930 में हुआ था। और अंततः तंग आकर भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको लास्ट में कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिससे आपकी डीएलएड में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1857 ईस्वी के विरोध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विरोध किया? दोस्तों 1857 की क्रांति जो भारत की एक महान क्रांति हुई थी, उसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह और बहुत सारे अनेक जगहों से बहुत सारे भारत के वीर जो लड़े थे, परंतु उनमें एकता न होने के कारण और उस समय आधुनिक तकनीकी का कमी हो जाने के कारण, सूचनाओं के एक जगह से दूसरी जगह न पहुंच पाने के कारण हम अंग्रेजों को भगाने में असफल रहे। नहीं तो उसी समय अंग्रेजों को हम भगाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी असफलताओं में कुछ हमारे भारत के जो थे गद्दारों ने भी सहयोग दिया हमारी असफलता में। ठीक है, परंतु बहुत सारे वीरों ने अपनी जान भी गंवा दिए। तो 1857 की क्रांति जो थी, उस समय झांसी की रानी की जो मदद किया था ग्वालियर में, वो था तात्या टोपे। हालांकि तात्या टोपे जो था बाद में इन्हें फांसी दी गई थी और झांसी की रानी को मृत्यु हो गई, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुई। तो विद्रोह हुआ क्यों था दोस्तों? यदि पूछा जाए आपसे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो 1857 के मेन क्रांति जो थे चर्बी वाले कारसूत थे, गाय और सुअर की चर्बी का लेप। दोस्तों यही कारण था 1857 की क्रांति होने का, क्योंकि यह गाय और सुअर की चर्बी वाले कारसूत जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के विरोध में थे। ठीक है दोस्तों, इससे दोनों धर्मों के लोगों को खतरा था, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो वो था गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ कारसूत। ठीक है दोस्तों, बिहार से हमारे 80 वर्षीय कौन लड़े थे? तो
कुंवर सिंह रहे थे, 80 वर्षीय कुंवर सिंह रहे थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही भारत की आज़ादी के लिए, परंतु उस समय एकता न हो जाने के कारण, आधुनिक सूचनाओं का अभाव होने के कारण सफलता न मिल पाई। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? दोस्तों 1857 की क्रांति में जो पूरा आंदोलन का एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा था, तो वो मुगलों का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसी को सौंपा गया था, परंतु वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, नेतृत्व सही से नहीं हो पाया और असफलता हम लोग को मिली। और उसी के बाद उसको पकड़कर बंदी बना लिया गया और कैद करके उसे बर्मा भेज दिया गया। दोस्तों कहाँ भेज दिया गया? बर्मा में भेज दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक। और वहीं पे उनका एक मकबरा भी बनवा दिया गया है। यदि प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बर्मा में, अर्थात म्यांमार, जो अभी नाम परिवर्तित होकर म्यांमार में हो गया है। तो बर्मा में भी एक जगह है दोस्तों, अगर खास करके आपको जगह पूछ लिया जाए तो उस जगह का नाम है रंगूर। कहाँ है? रंगूर भेज दिया गया था, जहाँ पे उसका मकबरा स्थित है, क्योंकि वहीं पे उसको मृत्यु हो गया था। आपका प्रश्न संख्या 14 है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट जो अकबर एक महान सम्राट हुई, उसका जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। अकबर किनका पुत्र था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। अकबर हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 है आपका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन मेरिनो। सेन मेरिनो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सेन मेरिनो। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है, तो उसका अपना जो हो जाएगा, उसका अपना लिच्छवी हो जाएगा दोस्तों, जो एक महाजनपद हुआ करता था प्राचीन काल से ही। और यहाँ पर लोकतंत्र की बात हुई है, आधुनिकीकरण के लोकतंत्र की बात हुई है, सबसे पुराना तो सेन मेरिनो हो जाएगा, परंतु गणतंत्र की बात करें तो वह लिच्छवी हो जाएगा, अपना लिच्छवी, जो कि एक महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 18 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप इसे एक बार जरूर देख लेंगे, हो सकता है कि इसको आपको पूछ लिया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंडित भगवंत दयाल शर्मा। हालांकि आपको यहाँ पे बिहार का पूछा जा सकता है, तो यदि बिहार का आपको पता करना है तो उसका सही उत्तर आप कमेंट में हमें लिखेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर लिखेंगे। यदि नहीं आता है आपको तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको आगे के प्रश्नों में हम बिहार के मुख्यमंत्री के नाम बता देंगे। यदि आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल जो थे धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। दोस्तों आप बिहार के बारे में भी बताएंगे कि बिहार के पहले राज्यपाल और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यदि आपको पता है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। यदि नहीं पता है तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको इस प्रश्न का हल हम आगे ज़रूर देंगे। चलिए देखते रहिए वीडियो। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है आपका, सुएज ने सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर से प्रश्न आपके जीके में पूछे जाने की संभावना है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 168 किलोमीटर है। ये किस किस को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद करके जाएंगे।
प्रश्न संख्या 21 प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य या जिसका नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य या जिसका नाम कौटिल्य भी था, और इसका एक और नाम विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त भी था। दोस्तों यह जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री या प्रधानमंत्री थे, जिसकी आज्ञाओं को पालते हुए या आज्ञाओं को मानते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने घमंडी शासक घनानंद अर्थात नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 22 है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। शांति पुरुष क्योंकि ये स्वभाव के काफ़ी शांत थे एवं इन्होंने अपना जो देश के प्रति है बहुत कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न संख्या 23 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यह भी दोस्तों इसे भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे, यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी जरूर याद करके जाएंगे। प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे बिहार राज्य के निवासी थे। बिहार में किस जिले से दोस्तों? तो सिवान जिला के किस गांव से दोस्तों? तो एक जीरादेई नामक गांव था जहां के ये मूल निवासी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। इसको अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी प्रश्न दोस्तों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आपसे डीएलएड के एग्जाम में भी प्रश्न पूछ ले। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि प्रारूप कमेटी में कितने सदस्य थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे, आप इसे भी जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा है, तो ज़रूर से ज़रूर तो कृपया अभी भी आप वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के माध्यम तक शेयर जरूर करें और चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लगातार वीडियो आपके लिए डाल सकें और डालते रहें। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से किस देश प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है या इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का हल, ये जापान को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि बात आया सूर्योदय का देश, तो इसके विपरीत डूबते हुए लिख देते हैं हम, डूबते हुए सूर्य का देश किस देश को कहते हैं? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश आप लोगों ने जाना जापान को, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 8 मार्च। इसकी चर्चा हमने पहले वाले प्रश्न में भी किया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आपने अभी देखा
तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यदि बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। उसके बाद प्रश्न संख्या 29 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल राज्य का त्योहार है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है, जिसके उत्तर आप कमेंट में देंगे और सही उत्तर देंगे। उससे पहले हमने आपसे कुछ पूछा और भी था, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के पहले राज्यपाल दौलत राम रामदास जी थे। ठीक है दोस्तों, दौलत राम दास जी थे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए होमवर्क के तौर पर आज का प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है, जिसका प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको रिप्लाई भी उसी समय दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।